हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपनी लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे डिविडेंड अकाउंट्स और ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, इन सबको कहाँ से हम डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड यानी कि कैसे दिया जाता है, लाभांश किस तरह से डिक्लेयर होता है, किस में से हमने पे करना है। ऑब्वियस है कि प्रॉफिट्स में से पे करते हैं, तो कौन से प्रॉफिट्स में से पे करना है। सेकेंड टर्म लिखी हुई है अकाउंट्स। अकाउंट्स यानी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आप अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को लिखते हो। थर्ड टर्म इज़ ऑडिट। ऑडिट यानी कि अंकेक्षण, आपने जो भी खाते बनाए हैं, किस तरह से आपने लाभांश दिया है, आपने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, इन सब की जांच पड़ताल करना किसी एक्सटर्नल पर्सन से, उसको हम कहते हैं ऑडिट। और जो करता है ये जांच पड़ताल जो करता है उसको हम कहते हैं ऑडिटर। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे, डिविडेंड हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो सबसे पहले हम डिविडेंड से रिलेटेड सारी टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं। तो डिविडेंड यानी कि लाभांश। अब लाभांश क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले अमाउंट को, यानी कि जितने शेयर्स किसी व्यक्ति ने लिए हैं तो उन शेयर्स पर उसे जो इनकम मिलती है कंपनी की तरफ से, उसे हम लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। अब ये लाभांश उसे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली टर्म जो आती है वो है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या है? लाभ हमारे पास अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जो बच्चे आपने बेसिकली पढ़ा है वो आपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब आपने पढ़ा है। तो अलग अलग टाइप के प्रॉफिट की डेफिनेशन होने की वजह से हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इस अमाउंट को हम प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लेखकों ने या विशेषज्ञों ने इससे संबंधित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हुए हैं। तो अब हम उनमें से ही कुछ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कहेंगे प्रॉफिट्स बेसिकली है क्या। तो आपको सबसे मेन क्या याद रखना है, जो आप P&L में अपना लिखते थे कि सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपके पास जो भी आपके P&L में बचता था उसी को आप प्रॉफिट कहते थे। तो यही डेफिनेशन हमें दी हुई है। प्रॉफिट फॉर अ गिवन पीरियड, एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर या जिस वर्ष के खाते आप बना रहे हो उसके लिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चों पर इनकम जितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपके इनकम अगर है, आपकी मैं कहती हूँ 1 लाख, आपके एक्सपेंसेस हैं 80,000, तो हम क्या कहेंगे? इनकम 1 लाख, उसमें से हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए 80,000, 20,000 बचे हुए हैं, तो ये जो बचे हुए 20,000 है ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। या फिर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है, और वो एक बैलेंस शीट के साथ दूसरे बैलेंस शीट के डेट में जब भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को भी हम प्रॉफिट कह सकते हैं। तो ऐसे ही हमें डेफिनेशन में गिवन है, द प्रॉफिट फॉर अ गिवन पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? इनकम एक्सपेंसेस से जितनी ज़्यादा है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग गुड, यानी कि किसी वर्ष में प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने फिक्स्ड या करंट एसेट्स को जब यूज़ किया है और उन एसेट्स को यूज़ करने से आपका कोई खर्चा है, कोई लॉस हुआ है, तो उसे भी बराबर करने के बाद जो आपके पास बचा हुआ है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट्स। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एसरटेनमेंट, यानी कि निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना है? रियल प्रॉफिट्स का, यानी कि वास्तविक लाभ। अब हमने अभी पढ़ा कि लाभ बहुत तरह के हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स हैं। तो वास्तव में किसी बिजनेस को कितने प्रॉफिट हुए, वो कितना अमाउंट था, कैसे आया, वो अब हम पढ़ेंगे। इसी को हम कहेंगे रियल प्रॉफिट्स। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके वास्तविक प्रॉफिट कितने हैं। सिर्फ ऑनर्स के लिए ही नहीं, यानी मालिकों के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस से रिलेटेड अन्य सभी व्यक्तियों के लिए वास्तविक प्रॉफिट्स, वास्तविक लाभ का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी के संचालक, कंपनी के मैनेजर्स या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि कोई सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे भी सभी व्यक्ति अपने लाभों को अपनी मर्जी से डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ये कहा जाए कि अगर कोई बिज़नेस
इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में 5 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उनके प्रॉफिट तो फिक्स हो गए, तो इसका मतलब उनके रियल प्रॉफिट्स यहाँ पे कितने होंगे, 5 लाख रुपीज़। आगे हमें दिया हुआ है कि जब कुछ बिजनेस कंसर्न लाइक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप अपने विश के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करते हैं और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ देखती है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, तो उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती है जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, ये सब भी कंपनी द्वारा कमाए गए प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। वो किस किस तरह से होते हैं वो आगे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर बैंक ने कंपनी को लोन देना है तो बैंक भी जानना चाहेगा कि कितने प्रॉफिट हुए हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि किसी बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट किया जाए, कोई बिज़नेस कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्रेडिटर्स को क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या एम्प्लॉयज़ को कमाए गए लाभों के बेसिस पे बोनस दिया जा सकता है या नहीं, डिविडेंड किस टाइम और कितना डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या आप टैक्सेस को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब कंपनी के रियल प्रॉफिट्स यानी वास्तविक लाभ का पता लगने के बाद ही हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब भी हम प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अगर आप उन्हें कंसीडर नहीं करते हो तो आप रियल प्रॉफिट्स का पता नहीं लगा सकते हो। अब बात करेंगे हम इन फैक्टर्स की या फिर इन प्रॉब्लम्स की जिन्हें कि फेस किया जाता है जब भी हम रियल प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। आपने बैलेंस शीट में देखा है, आप बैलेंस शीट में लिखते हो फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, पेटेंट्स, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होती हैं। अब हमने यहाँ पे बात की वैल्यूएशन की। आपने अपने फिक्स्ड एसेट की क्या वैल्यू लगाई है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। जैसे आपने एसेट की कितनी वैल्यू लगाई है, किस टाइम पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, क्या आपने डेप्रिसिएशन का सही मेथड लगाया है या नहीं लगाया है, और आपने कितनी रेट से, रेट का मतलब जैसे मैं कह दूँ 10% लगाया है, मैंने 5% लगाया है, तो वो प्रॉपर रेट भी होना चाहिए। अगर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट ठीक से नहीं लिखते हो तो इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स परिवर्तनशील रहेंगे, वो बार बार चेंज होते रहेंगे। आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, उसके बाद आपके बिज़नेस की वैल्यू बचती है। जैसे 1 लाख की एसेट है, आपने इस साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दी तो एसेट की वैल्यू 1 लाख माइनस 10,000 दैट वुड बी 90,000। अब ये सब आप एस्टिमेट्स के बेसिस पे कर सकते हो कि मैंने मान लिया कि इस साल मेरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन 10,000 ही जाएगी, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो आपने सिर्फ एक एस्टिमेट लिया कि मेरी एसेट्स की वैल्यू अप्रॉक्स इतनी होगी, और एस्टिमेट्स कभी भी करेक्ट नहीं होते। इसीलिए आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको रियल प्रॉफिट वहाँ पे कैलकुलेट जब आप करोगे तो वो आपका करेक्ट नहीं आएगा। सेकंड है इनटेंजिबल एसेट्स। आपने पढ़ा हुआ इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ईयर बाय ईयर इनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अलग अलग कंपनीज़ इन इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करती है। अलग अलग अकाउंटेंट्स का व्यू है कि या तो इनको बैलेंस शीट में लिखा जाए या इनको बैलेंस शीट से बाहर लिखा जाए, इनको पूरा राइट ऑफ किया जाए या इनका एक पार्ट राइट ऑफ किया जाए। फॉर एग्जांपल बच्चे जैसे आपने पढ़ा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप लिख देते हैं, आप कॉपीराइट्स या पेटेंट्स के बारे में लिख देते हैं, आप ये कह देते हैं कि 5% राइट ऑफ करना है तो आप P&L से चार्ज करते हो। इट मीन्स आपने वो बस 5% इसी साल में चार्ज किया, बची हुई वैल्यू अपने बैलेंस शीट में लिख दी। तो आपने कितने वैल्यू को राइट ऑफ किया है, कितना आपने अपने बैलेंस शीट में लिखा है, ये सब भी आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करते हैं। थर्ड वी हैव इज़ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बच्चे यहाँ पे वो क्लोजिंग स्टॉक वाला मेथड आपके पास यूज़ आ जाएगा, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। आप हमेशा अपने कॉस्ट को इस पे ही वैल्यूएट करते हो कि या तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा है या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी ज़्यादा है। अब अगर कॉस्ट की बात करें
तो इसके लिए भी अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं कि आपने कौन सी वाली कॉस्ट लेनी है। जब आपके पास ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि आप कॉस्ट लो या मार्केट वैल्यू लो, तो इससे भी आपके ट्रू प्रॉफिट्स का पता लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड यानी स्थगित करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो कि एक ही साल के होते हैं। अब आगे स्थगित भी लगा हुआ है, डेफर्ड लगा हुआ है, यानी कि ऐसे खर्चे जो लार्ज अमाउंट के हैं, आपने एक ही फाइनेंशियल ईयर में किए हैं, लेकिन उसके मिलने वाले बेनिफिट्स आपको एक से ज़्यादा सालों में होंगे। आई रिपीट, अगर आपने कोई खर्चा किया है और वो एक्सपेंस तो आपने एक साल में कर दिया, लेकिन उसके फ़ायदे आपको आने वाले कुछ सालों में भी मिलेंगे, तो ऐसे खर्चों के कितने पार्ट को हम इस साल लिखें और कितना हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दें, ताकि हर साल हमारे प्रॉफिट्स पे इक्वल इम्पैक्ट आए। एक ही साल में आप सारे एक्सपेंसेस चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट अलग अलग ईयर्स में अर्न कर रहे हो। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर आपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं, आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने राइट ऑफ करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को राइट ऑफ करना है 1/5, यानी कि टोटल जो पार्ट है उसका 1/5। मान लीजिए 10,000 खर्चे हैं, उसका 1/5 मुझे राइट ऑफ करना है, तो कितना आएगा? 2,000, यानी कि 2,000 तो मैं P&L में डाल दूंगी और बैलेंस शीट में 10 - 2 दैट वुड बी 8,000। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम कितना P&L में डालें, कितना हम बैलेंस शीट में डालें, ये सब हम एस्टिमेट लगाते हैं। और वही बात फिर से रिपीट, अगर एस्टिमेट आपके सही नहीं है तो आपका प्रॉफिट भी एक्चुअल नहीं शो होगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़। जब आपने करेक्टली प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, तो सबसे मेन आपके लिए है, आपने ऊपर एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो सेम केस आपको लायबिलिटीज़ की भी सही वैल्यू लिखनी होगी। अगर आपने लायबिलिटीज़ की वैल्यू सही नहीं लिखी तो आपके प्रॉफिट भी अफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। रिकॉर्डेड आपको पता है जो लिखे हैं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अनरिकॉर्डेड ऐसे खर्चे जो आपने कर तो दिए लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए, तो इसका मतलब खर्चे तो हुए हैं, आपके प्रॉफिट तो अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। अब आप कोई खर्चा ही लिखने से भूल गए हो तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो तो एक्चुअल पोजीशन नहीं होगी। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चों का बंटवारा करना। आपने कौन से एक्सपेंसेस को कौन से प्रॉफिट्स में से चार्ज करना है, कहाँ से उनको इक्वेट करना है, ये भी आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है। जैसे आपके कोई खर्चे रेवेन्यू वाले थे, यानी कम अमाउंट के थे और उसी साल में उसका बेनिफिट मिलना था, लेकिन आपने उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने गलती से रेवेन्यू में डाल दिया, यानी आपने खर्चों को गलत तरीके से बांट दिया, तो भी आपके प्रॉफिट प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। आपके बिजनेस में रिजर्व्स आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये भी आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है। अगर आप रिजर्व्स बना रहे हो अपने प्रॉफिट में से, तो कौन सी लायबिलिटीज़ के लिए बना रहे हो और कितने अमाउंट के लिए बनाओगे, इससे भी आपके प्रॉफिट हर साल अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बच्चे आपको पता है कि अगर आपने कोई काम करवाना है तो आप उससे एक एग्रीमेंट करवाते हो कि तू मेरा काम इतने में कर देना, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने टाइम में आपको मेरा काम करके देना है। अब आपने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर में या उससे भी नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा, तो एक साल तक जितना भी काम हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो नहीं था, तो जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस तक आपका काम हुआ है उतने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना, और वो भी आपका एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नंबर ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है, इसलिए आप एग्जैक्टली प्रॉफिट्स का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। हर बिजनेस कंसर्न सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपने एस्टिमेशन के बेसिस पे ही टैक्स के लिए प्रोविज़न्स बनाते हैं। अपने प्रॉफिट के एक पार्ट को टैक्स के लिए प्रोविज़न की फॉर्म में बना के रख देते हैं। बिज़नेस में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से मान लीजिए इनकम टैक्स की रेट चेंज हो जाती है, तो इन
फ्लक्चुएशंस, इन परिवर्तनों से बिजनेस के प्रॉफिट्स को प्रभावित होने से बचाने के लिए हम कुछ प्रोविज़न बना के चलते हैं। ऐसा ही एक प्रोविज़न होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब बात आती है कि अगर आपने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो इसके क्या क्या प्रभाव आएंगे। अब गलत प्रॉफिट का गलत मतलब या तो अमाउंट कम कैलकुलेट कर लिया या ज़्यादा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हमने ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब ज़्यादा कैलकुलेट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है। इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे। पहला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। अगर किसी कंपनी ने अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स को गलती से ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन आपके इतने प्रॉफिट्स तो थे ही नहीं, अब आपने उस ज़्यादा दिखाए हुए प्रॉफिट्स को ही अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके पास इतने प्रॉफिट नहीं थे जितना आप बांट चुके हो, तो ऐसा करने के लिए आपको डिविडेंड कैपिटल में से पे करना पड़ेगा। जबकि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप अपने डिविडेंड को सिर्फ प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करो, कैपिटल में से नहीं करो। और अगर कोई कंपनी कैपिटल में से डिविडेंड की पेमेंट करती है तो माना जाएगा कि वो कंपनी अपने लिक्विडेशन की ओर बढ़ रही है। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न्स को फॉलो करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऐसा करना पनिशेबल है और ऐसा करना रूल्स को वायलेट करना माना जाएगा। सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। आपने प्रॉफिट ही ज़्यादा दिखा दिए तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा सैलरी दे दोगे। जैसे अगर आपने एक फ़िक्स परसेंटेज की फॉर्म में देना है तो इससे क्या होगा, आपने उनको ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया, उनको तो ज़्यादा दे दिया लेकिन जो आपके प्रॉफिट्स थे वो तो कम हो गए। इससे शेयर होल्डर्स अफेक्ट होते हैं। थर्ड इज़ लॉस टू। यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने मैनेजर वाला पढ़ा हुआ है 5% मैनेजर्स कमीशन, आपने पढ़ा हुआ है ना कि नेट प्रॉफिट्स पे हम करते हैं, सेम केस। थर्ड इज़ लॉस टू डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट शो कर दिए हैं, ओवर दिखा दिया, तो आपने डिविडेंड भी ज़्यादा दे दिया। इससे क्या होगा, एक तो शेयर होल्डर्स का नुकसान, आपने शेयर होल्डर्स को भी मान लीजिए ज़्यादा डिविडेंड दे दिया क्योंकि गलती से आपने प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट कर लिए। अब सिर्फ शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे दिया तो क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इनकी पेमेंट अफेक्ट होती है क्योंकि इनकी पेमेंट कंपनी के एसेट से सिक्योर्ड होती है। और जब आपने ज़्यादा डिविडेंड पे कर दिया तो कंपनी के एसेट्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज़ अनट्रू बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में सही अमाउंट शो नहीं है, आपके प्रॉफिट्स एक्चुअल से ज़्यादा आपने शो कर रखे हैं, तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी बैलेंस शीट गलत होने की वजह से सही डेपिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, कंपनी का दिवालिया होना। अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूस कुछ सालों तक अपने बढ़े हुए प्रॉफिट दिखाती है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है, तो कंपनी अपने डिविडेंड को कैपिटल में से पे कर रही है। और कैपिटल में से पे करने का मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी के पास कैपिटल बचेगी ही नहीं और फिर वो कंपनी अपने बचे हुए दायित्वों का भुगतान भी नहीं कर पाएगी और कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है अंडर डिटर्मिनेशन। अभी तक हमने ज़्यादा प्रॉफिट की बात की थी, अब हम कह रहे हैं हमने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट किया और वो कम कर लिया तो बिल्कुल इसके रिवर्स पॉइंट पे आ जाइए। पहला पॉइंट, लेस डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जब प्रॉफिट ही आपने कम लिखे तो आप अपने शेयर होल्डर्स को भी कम देंगे। अब जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम दे रहे हैं तो आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगी, आपके शेयर्स की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। सेकंड, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा देंगे, कम प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हम उनको रेम्यूनरेशन भी कम दे रहे हैं। जब हम उनको उनके पैसे ही कम दे रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई यानी असंतुष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब अगर आपने अपनी एसेट्स की वैल्यू कम लिखी है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपने कोई रिज़र्व बना दिया है सीक्रेट, तो जब आपने प्रॉफिट ही कम लिखे हैं तो इसका मतलब आपके डायरेक्टर्स उन प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा हो सकता है मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि बिज़नेस के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन, यानी कि छुपाना। जब भी किसी कंपनी के सीक्रेट रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं या आपने एसेट्स लायबिलिटीज़ का गलत वैल्यूएशन कर लिया, कम या ज़्यादा लिख दिया, तो आपकी बैलेंस शीट भी आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएगी।
इसीलिए कंपलसरी है कि कोई कंपनी अपने सही करेक्ट प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करे, अदरवाइज़ कंपनी को इसके नेगेटिव परिणामों को झेलना होगा, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन सभी को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, हमें अपने बुक कीपिंग के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जैसे जब आप करंट ईयर का P&L बनाते हो तो उसमें सिर्फ आपने करंट ईयर के ही खर्चे और एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये सब लिखने हैं। आप पास्ट ईयर के यानी पिछले साल के और आने वाले साल के खर्चे और इनकम उसमें नहीं लिखोगे। दूसरा, आप फिक्स्ड और करंट एसेट्स की वैल्यू प्रॉपर वैल्यूएट करेंगे कि फिक्स्ड एसेट के मार्केट में ये वैल्यू है, ये मेरा कॉस्ट वैल्यू है, आपने कितने पे ली है, उनकी डेप्रिसिएशन आपको करेक्टली चार्ज करनी है। तीसरा, आपके जितने भी खर्चे हैं आपको अच्छे से उनको क्लासिफाई करना है कि वो कैपिटल नेचर के हैं या फिर पूंजीगत नेचर के या फिर रेवेन्यू नेचर के हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना। कोई भी कंपनी जब अपने बिजनेस को चलाती है तो उसके लिए वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई भी आपने प्रोविज़न नहीं बनाया तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है। अगर नहीं भी हैं इस तरह के प्रोविज़न्स तो भी कंपनी को ये देखना है कि टेबल ए प्रॉफिट्स के डिटर्मिनेशन के लिए क्या डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट इज़ टू फॉलो द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 6 के पार्ट 2 में भी हमें प्रॉफिट्स के बारे में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं। कोई भी कंपनी जब अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उन्हें ये देखना है कि वो आउट ऑफ कैपिटल नहीं होने चाहिए, वो कम या ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेरेशन की वजह से नहीं होने चाहिए। इसके लिए बच्चे यहाँ पे सेक्शन 123 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में आपको सेक्शन 205 मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे आपको ध्यान से करना है, दोनों में प्रॉफिट से रिलेटेड ही टर्म्स को मेंशन किया गया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेगी, तो उसे कंपनीज एक्ट में दिए गए सभी रूल्स को फॉलो करना है और कंपनी उसी कंडीशन में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी जब उसने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रॉपरली कैलकुलेट किया है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स को अलग अलग करके उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किया है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर information about profit, determination of profit, consequences of over or under valuation of profits. In next lecture we will continue the next topic. Thank you for watching.